जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, आज की हमारी ये बुक है सीटेट के लिए यूथ कंपटीशन की। ठीक है, तो हमारा जूनियर लेवल का है। हम इसमें आज सॉल्व करेंगे 2023 का आपका साइंस और मैथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सीडीपी हमने कंप्लीट कर लिया है 2023 का। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सीटेट के जूनियर लेवल में आते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है, मतलब मेरी अवधारणा है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन 6 to 8 लेवल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सॉरी, ए टीचर इन हर क्लास, ये हमारा मैथ का सेशन है और हमें साइंस का भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ए टीचर इन हर क्लास डिस्कस वेरियस एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ सिचुएशन लाइक रेलवे लाइन क्रॉसिंग सर्वल अदर लाइन्स, ये रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स, अल्फ़ाबेट्स लाइक एच जेड ई टी सी। एक शिक्षिका है, ठीक है, एक टीचर है, अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों से विभिन्न विभिन्न उदाहरणों पर वो क्या कर रही है, चर्चा कर रही है और किसके बारे में बता रही है कि रेल की पटरी जैसे अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच जेड इत्यादि क्या होगा हमारा, क्या लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, रेखाखंड को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। बात करते हैं तिर्यक रेखा क्या है। तिर्यक रेखा किसे कह सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब जो काटती हैं वो क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखा कहलाती हैं। समांतर बिंदु क्या होंगे, समांतर बिंदु के बीच में दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है, पैरेलल रहती है, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू टीच मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का और सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन। फाइंड द गैप इन लर्निंग एंड एड्रेस देम वनली, फाइंड द लो परफॉर्मेंस एंड मेक देम सिट इन द फ्रंट लो ऑफ द क्लास। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात करना और केवल उन्हें ही संबोधित करना, अल्प प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना। और सी ऑप्शन क्या है, टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम अप्रोच के साथ सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि सभी के स्किल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो एंड लास्ट है आपका क्या, मोटिवेट द लर्नर्स टू डेवलप देयर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़, अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो जहाँ प्रोत्साहन, ये वाला हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है, सभी से अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और क्या करेंगे, निरंतर और व्यापक सीसीई के लिए निम्नलिखित में से क्या सही होता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर की अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। बी ऑप्शन है हमारा, मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों के ग्रेड पर आधारित होता है, ये तो निगेटिव सेंस शो कर रहा है। ठीक, और क्या कह रहे हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक है और शिक्षण क्या है, कम है, ये भी राइट आपका नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। और राइट आंसर क्यों बी नहीं होगा, देखते हैं हम। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चे को अधिगम का आकलन करने के लिए, मतलब उसको सीखने के लिए क्या गृह कार्य देना ज़रूरी है, ये गृह कार्य देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बच्चे को आप कैसे मतलब कैसे रख करके अधिक इसका आकलन किया जा सकता है, तो आकलन किया जा सकता है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया के पूर्व ज्ञान, पहले उसके मतलब उस बच्चे की नॉलेज क्या है उसको पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद समझने के स्तर, वो किस लेवल पर आपकी बातों को समझ पा रहा है, उसके अंदर कितने कौशल हैं या स्किल कह सकते हैं, या प्रीवियस ईयर का उसको कितना नॉलेज है, इस पे डिपेंड करता है। और फिर क्या अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए, आपकी पढ़ाने की शैली कैसी है, आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, इस पर इन सब बातों पर भी, पॉइंट्स पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 है। Which of the following is oblique or essential features of a concept map in mathematics, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषता है, या ठीक है, यह क्या होता है,
It represents a conceptual analysis of a concept using contributory सब कॉन्सेप्ट। यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। अब और उसके आगे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं बी, ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्वापेक्षित हैं। ये एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोगों के लिए नहीं किया जाता है। और फिर आपका लास्ट क्या कह रहे हैं, इन्हें बराबर उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ये संकेत चिन्हों के साथ क्या है, दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व उपेक्षित हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कितना 30 गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती? नहीं, हर एक नॉर्मल बच्चा या कोई भी बच्चा मैथ को सीख सकता है। ठीक है, ये तो भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं, बच्चों के लिए विशिष्ट अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति अमूर्त होती हैं, ये भी गलत है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं हम, गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट नहीं है। और क्या कह रहे हैं, ओह हो, ठीक है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, सही नहीं है। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में सही नहीं है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो क्या कह रहे हैं, मैथमेटिक्स स्कूल लेवल रिक्वायर्स स्पेशल एप्टीट्यूड इज लर्नर्स। तो क्या होता है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की विशिष्ट अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये नहीं के साथ क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक, चलिए गणित आज एक आप क्या क्या करते हैं, गणित की प्रकृति कैसी होती है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, गणितीय ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। गणित निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसी उम्र में सीखते हैं। यह हमारे अनुभविक ज्ञान का एक क्या है, उपोत्पाद है। ठीक है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में Which of the following statements are appropriate regarding argumentation in a mathematics classroom? गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? पहला आपका क्या, इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह समझाने का इरादा रखता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। चलिए, और क्या कह रहे हैं हम, यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। सी क्या है, सी कह रहे हैं यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन है। तो ये आपका ये गलत है। और ये क्या कह रहे हैं, ये इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स इन द सेम मैनर एज द अदर इम्पेरिकल डिसिप्लिन। ठीक है, तो यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है, नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए एंड सी है। ए एंड सी क्यों है, इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो यह दिखाने या समझाने का प्रयास करता है कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। ठीक है, प्रूफ क्यों, मतलब इसको जैसे ये प्रूफ पर डिपेंड होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स हमारा किस पे डिपेंड करता है, प्रूफ पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसे कैसे सत्य स्थापित करेंगे ना। और यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का एक हिस्सा हो सकता है। तो हमारे राइट आंसर ए एंड सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट with regard to the मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। गणित के टेक्स्ट बुक के आधार पर कौन से राइट आंसर नहीं है। चलिए देखते हैं हम। गणित की पाठ्यपुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। और क्या कह रहे हैं हम, एक गणित की पाठ्यपुस्तक में केवल हल दिए हुए उदाहरण होने चाहिए। और गणित की पाठ्यवस्तु बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, विद्यार्थियों के अभ्यास देने के लिए गणित के पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए। तो ये सही नहीं है। क्या कह रहे हैं, सही नहीं है। सही नहीं के लिए
सिर्फ उदाहरण ही बुक में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, बी हुआ। राइट आंसर हमारा कौन सा हुआ, बी हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ये कंजक्चर और इज ए कंजक्चर इन मैथमेटिक्स, गणित में कंजक्चर क्या होता है। बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। एक प्रतिगत या निष्कर्ष है जो सिद्ध हो चुका है, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और क्या कह रहे हैं, एक प्रतिगत या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। क्यों डी होगा, गणित में क्या होता है, कंजेक्चर होता है। गणित में क्या, कंजेक्चर या एक प्रतिगत या निष्कर्ष जो बिना बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। एक अस्थायी आधार पर क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। कंजेक्चर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे अवलोकन, पैटर्न या उपमाएं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख लें, 2 से बड़ी प्रत्येक सम संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का योग होता है, ठीक है। इसे किसने कहा, गोल्ड बैंक अनुमान के रूप में जाना जाता है। गोल्ड बैंक अनुमान के रूप में इसे जाना जाता है, जो अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जो बड़ी संख्या में मामलों के लिए क्या है, सच है, लेकिन इसे सिद्ध या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब इसे नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टेटमेंट वन लेस देन और वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कथन 6 के गुणज से एक एक कम या एक से अधिक अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी कंजेक्चर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, कंजेक्चर कहलाती हैं, ठीक है। गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समकक्ष निम्नलिखित समस्याएं प्रदर्शित करती हैं, कौन कौन से। सिमरन 3 महीने से किराए के रूप में 60,000 रुपये देती है। यदि हर महीने का किराया कितना हो, यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए कितना किराया, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा आपका ऑप्शन है, ठीक है। 3 दर्जन केले की कीमत 45 है, परिकलन कीजिए कि 12.50 में केले में कितने खरीदे जा सकेंगे। अब जोई और जैनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जैनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जैनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों के चलने की गति बराबर है तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगी तब जैनी कहाँ होगी। तो हमें लग रहा है राइट आंसर आपका सी ही होगा। क्या कह रहे हैं, देखते हैं। उपयुक्त तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो हमें विकल्प तो सी ही दिया है, ठीक है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सी हमारा राइट होगा। बट अब यहाँ पे इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 41 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41। देखते हैं कैसे करना है। एक आयत का क्षेत्रफल, उसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी, पाई बराबर 22/7 मान लें, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हम, एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक, क्लियर दिख रहा है आपको, विजिबल है। आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक सेकेंड मेथड हमारे पास, हाँ। तो इसमें कितना दिए गए हैं, 176, कितना दिए बेटा, 176 कितने के बराबर है, 56 के बराबर है। 176 किसके बराबर है, 56 के बराबर है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आइए इसे कैसे करेंगे, देखते हैं। 176 इक्वल्स टू कितने के, 56 के, ठीक है। सॉरी, या 176 मल्टीप्लाई कितने के, 56 के, बराबर कितने के, वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को आप इधर कर लो, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 100 बचेगा यहाँ से 176 गुणे में क्या, 56, और क्या यहाँ 22/7 होगा, तो नीचे ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, 2 से कट करेंगे, 11 दूनी 22, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 11 से अगर इसको करें, 11 1 जा 11, यहाँ 6 हुआ, 11 6 जा 16, तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 16 इंटू 28 इंटू 7, ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, अब
आर को ऐसे कर दें मान लीजिए, तो यहाँ पे हम वर्गमूल जब इनका निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, 2 इंटू 7 हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू कितना होगा, 56 सेंटीमीटर, फिर 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त की परिधि पूछी गई, वृत्त की क्या पूछी गई है आपको, वृत्त की यहाँ पे परिधि पूछी गई है। तो इसका वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में कितने 56 के 8 7 56, तो कितना आया 2 इंटू 22 इंटू में कितना 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई कितना 22, तो राइट आंसर हमारा कितना हुआ 352 सेंटीमीटर। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हुआ 352, 352, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्लानिंग, सॉरी यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ द सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर 60 मीटर एंड कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 पर रुपीज़ 20 रुपीज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रुपीज़ 1032, वाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, ठीक है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 पाई, सॉरी 2 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लगता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ओके। इक्वल्स टू कितने के दिया है हमारे, इक्वल्स टू हमारा है देखो एल इक्वल्स टू कितना दिया है 40, एल इक्वल्स टू कितना दिया है 40, बी इक्वल्स टू कितना है 36, एच इक्वल्स टू हमें पता नहीं तो हमें एक्स वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या होगा, अब हमें को इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, एल 40 इंटू 36 प्लस 36 इंटू में क्या एक्स प्लस में एक्स मल्टीप्लाई कितना 40 इक्वल्स टू कितने के 40 इक्वल्स टू कितने के 20/100, 20/100 यहाँ पे, सॉरी एच 20/100 इसको मान लो इक्वल्स टू कितना दिया है ये 1032, 1032 क्या है हाँ लागत कितनी है 1032 है, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका 1440, यहाँ पे 36x प्लस में कितना 40x इंटू में क्या 20/100 इक्वल्स टू कितना 1032, तो 1/5 हुआ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस में 36x प्लस में 40x इंटू में क्या 1/5 इक्वल्स टू 1032, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा कितना हुआ 2880, कितना हो जाएगा 2880 प्लस में कितना, प्लस में 36 76 छः यहाँ पे 76x, ठीक है, कितना हुआ 76x मल्टीप्लाई में किस में 2 से डिवाइडेड कितने 1/5 से इक्वल्स टू कितने 1032 से, ठीक। तो यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सॉरी ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो ही गया, अब आपको इसको करना है। तो 2880 प्लस में कितना 6 2 से 2 152x इक्वल्स टू कितना के ये यहाँ पे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1032 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कितने के 35 के। अब क्या किया जा सकता है, आप कर सकते हैं हम इसमें एक्स को टर्म्स को इधर कर लो और इन दोनों को पक्षांतर कर लो, तो क्या करेंगे 152x इक्वल्स टू 51, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 5 1 5 5 2 10 5 2 10 5 5 3 15 15 1 16, ठीक है, 16 1 रिमेनिंग 5 0 0, यहाँ पे कितना हुआ 5 1 5, तो हमारे कितना हुआ 5160, कितना हुआ 5160, लेस करेंगे कितना 2880, ठीक है। तो 152 एक्स इक्वल्स टू कितना होगा हमारा आएगा 2280, कितना आएगा 2280, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
2280 अपान में कितने 152 के 2280 कितने अब इनको डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा 15। एक्स इक्वल्स टू कितना आया 15, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 15। राइट आंसर कितना होगा 15। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया, सबसे पूछा उन्होंने क्या दिया है, बीमा दिया है। ठीक है, तो ये बीमा का मतलब LVH दिया है, तो एच का मान हमें नहीं पता है, तो एच का मान हम मान लेते हैं कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठों को क्या किया 20/100 ना, एक पे कितना 20 पे, ठीक है, एक पे कितना 20। तो इन सब का वैल्यू इसका अब हमें क्या निकालना है, लागत कराने में 1032 रुपये है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। तो हमारे किसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको पता है 2LV + BH + HL। ठीक है, तो लंबाई हमें कितनी दी गई 40, चौड़ाई कितनी दी गई 36 और ऊंचाई कितनी है x है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया और क्या किया, बोला है 20/100। क्या बोला है 20/100, तो हमने क्या किया गुणे में 20/100 बराबर कितने के 1032 के। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने क्या किया गुणा कर लिया सबको, तो हमारे सामने ये आ गए। ठीक है, फिर इनका 2 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया 2880 प्लस में कितने के, इन दोनों को जोड़ा 76 आ गया और इसमें 2 से गुणा किया तो कितना है 152 बराबर कितने के, यहाँ पे 20/100 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1/5। क्या आएगा 1/5 बेटा। ठीक है, अभी ये इधर जाएगा मतलब तो केस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये इधर उठ के जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 152 इक्वल्स टू कितने के लेस करेंगे तो कितना आएगा 2280। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2280 अपान 152। तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 15 आएगा। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 43। ठीक है, क्या कह रहे हैं, PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ किसके बराबर है RS के। PQ किसके बराबर बेटा, PQ बराबर है RS के। PQ ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और क्या कह रहे हैं RQ भुजा किसके बराबर होगी RS के। सामने सामने की भुजा क्या है बराबर है, तो उसके विकर्ण भी क्या होंगे परस्पर लंब होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है होता है सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ABCD एक समचतुर्भुज है। इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे लीव कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये इस तरीके के एक क्वेश्चन तो मोस्टली आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक माध्यिका और परिसर ज्ञात करिए, ये आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आंसर है 45। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। नंबर समेत कितने दिए हैं 17, 8, 11, 3, 13, 9, 14, 10, 11। ठीक है, 16, 23, 15 एंड 7। ठीक है, तो इसके आपको क्या निकालना है बहुलक, मॉड, मीडियन एंड रेंज। ठीक है, मॉड, मीडियन एंड रेंज फाइंड करना है आपको। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग मतलब कि आपको क्या आरोही क्रम में कर लेना है, छोटे से बड़े रूप में। सबसे छोटा क्या दिख रहा है 7, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10, 11 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, एंड क्या 13, 14, 15, 16 एंड 17, 23। ठीक है, इस तरीके से नंबर आ गए। तो आपके जो जो क्या है मतलब आपको कह सकते हैं आप इसमें कह सकते हैं कि जो बहुलक आएगा वो कितना आएगा 11 आएगा, क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है कि जो 2 बार रिपीट हुआ है। और बहुलक में ऐसा क्या, बहुलक में मतलब जिसकी संख्या सबसे अधिक बार हो, तो हम कह सकते हैं कि बहुलक हमारा क्या होगा, बहुलक हमारा होगा 11। ठीक है, अब बात करते हैं माध्यिका निकालने की। माध्यिका निकालेंगे कैसे, देखो नंबर्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 कितने नंबर हैं 12 पद हैं। ठीक है, 12 पद है ना। अगर आपके विषम पद आते तो n+1 अपान में 2 किया जाता है। अगर आपके सम पद आए तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है हमारा n/2 पद। ठीक है, प्लस में
n अपान 2 प्लस 1 वा पद, ठीक है। अपान में कितना 2, अपान में कितना 2। तो हमारे पास टोटल पद कितने हैं 12, टोटल पद कितने हैं 12 भैया, ठीक है। 12 बटे क्या कर देंगे 2, ठीक है। वा पद लिख देंगे प्लस में कितना n बटे 2, n बटे 2 मतलब 12वां पद बटे में 2 प्लस में 1 वा पद ना, कितना वा पद बटे में कितना 2, बटे में कितना 2। तो छठवां पद प्लस में कितना 6 में 1 जोड़ेंगे कितना 7वां पद ना, 6 तो यहाँ से आ गया, प्लस में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 7वां पद बटे में कितना 2 दिया है, बटे में कितना दिया है 2 दिया है। अब भाई देखते हैं छठवां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, हमारा कितना 11 और 13 बटे में 2, तो कितना आया 24 बटे में 2, 24 बटे में 2 तो 12 दूनी 24, तो हमारा राइट आंसर कितना हुआ, क्या हुआ 12 हो गया। अब निकालते हैं परिसर, क्या निकालते हैं परिसर। परिसर के निकालने हमारे परिसर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान, ठीक है। तो हमारा क्या हो अधिकतम मान, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 23, सबसे छोटे नंबर कितने हैं 7, तो हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो 23 माइनस में -7 इक्वल्स टू कितने के होगा 16 के, इक्वल्स टू कितने के होगा 16 के होगा, ठीक है। तो अभीष्ट माध्य क्या होगा, अभीष्ट माध्य इक्वल्स टू क्या होगा 11 + 12 + 16 अपान में 2 अपान में 3। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मतलब सभी पदों का, इन पदों का योग किसका किसका बहुलक हमारा 11, ठीक है। और ये पद हमारा कितना आया 12, और लास्ट का पद अभी कितना आया हमारा लेस करने पे 16। तो इन सारे पदों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, बटे में क्या कर देंगे, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से भाग कर देंगे, ठीक। 11 12 23, 23 में 16 जोड़ेंगे कितना हुआ 39, 39 बटे में 3, तो क्या हुआ 13 तिया 39, तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया 13 आ गया। राइट आंसर हमारा कितना आया 13 आया, तो राइट आंसर हमारा फाइंड हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 46 है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। 46 में बोला गया यक्स इक्वल्स टू कितना √198 मल्टीप्लाई कितना √550, ठीक है। y बराबर भी ऐसे दिया है आपको क्यूब फॉर्म में, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है 1/x + 1/y इज इक्वल टू किसके, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमें संख्याएं को क्या क्या दी हैं भाई, संख्याएं क्या दी हैं 198 इंटू √550 या 550, तो x इक्वल्स टू हम लिख लेंगे क्या 198। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 46, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 46, ठीक है। अब हमें ये इसको करना है मल्टीप्लाई किससे 550 से, ठीक है। और y इक्वल्स टू दिया है हमें क्यूबिक फॉर्म में 99 मल्टीप्लाई 363, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू हमारा होगा ये हमें दिया है y इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई, इसमें भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 108900, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन यही आंसर यही आएगा, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे अंडर, इसका क्या निकालेंगे घनमूल, ठीक है। चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको 18900, ठीक है। अब इसे किस नंबर से आपको लास्ट में देखेंगे 89 है, तो हमें लगता है 2 से डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं, 3 से पहले डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ विषम नंबर दिख रहा है हमें। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 900, 3 से 3 1 जा 3 3। अब यहाँ हम किसी के 11 से 11 00 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 100, फिर किससे डिवाइड करें 50 आ गया, फिर 2 से किससे करेंगे 25 हो गया, 5 का डिवाइड 25 हुआ, ठीक है। और 5 1 जा 5 हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे।
3 इंटू 11 इंटू में कितना 2 इंटू में कितना 5, ठीक। तो दो का हम क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे तो दो संख्याओं में एक ही संख्या लिखी जाती है। हम आपको बेसिक लेवल से, स्टार्टिंग 0 लेवल से करवा रहे हैं। अगर आपने क्लास 8 तक भी मैथ पढ़ी हुई है ना, वैसे बेसिकली आप भाई ग्रेजुएशन भी में भी आपका मैथ होगा। अगर आपने मैथ साइंस सॉल्व करे, मतलब मैथ साइंस का सीटेट पास करना है, तो आपने बीएससी या बीटेक या कुछ भी ऐसा किया होगा, ठीक है। तो या आप साइंस ग्रुप से, बायो से, मतलब इस तरीके से आपने कुछ ना कुछ स्ट्रीम किया होगा। बट मेरा जो मतलब मेरा जो माइंडसेट है कि अगर कोई वीकली सेक्शन है, किसी का मैथ वीक सेक्शन है, तब भी उसको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 11 3 जा 33, 33 20 इंटू 5, 5 2 जा 10, तो 3 इंटू में कितना 10, तो इक्वल्स टू कितने के 330 के। ओके, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब चलिए, अब क्वेश्चन, अब वाई को सॉल्व किया जाए। किसको सॉल्व किया जाए, वाई को। चलिए, क्या दिया है 99 इंटू में कितना मल्टीप्लाई भाई 363। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्यूबिक फॉर्म में आएगा कितना 35937, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। आप अब इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। 35937, अब मल्टीप्लाई भाई देखो किससे किससे डिवाइड करें, 3 से कि 7 से कि 11 से कि 9 से, ये भी सम नंबर मतलब ऑड नंबर से ही कटना है इसको। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से डिवाइड करें। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना हुआ 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। 11 3 जा 33, यहाँ 2 बचा, सॉरी 2 बचा, तो यहाँ कितना हुआ 11 2 जा 22, यहाँ 7 हुआ 73, यहाँ 73 हुआ, तो 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, 7 4 यहाँ से 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 7 आया, 11 7 जा 77। अब हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 7 से तो नहीं होगा, तो इसे हम 3 से पहले करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ये हो गया। अब 3 से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, वेरी गुड। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 1 3। अब 11 से 11 1 जा 11 से फिर से 1 आ गया ना, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा। अब इसको देखें तो 3 11 हमारा कितना बनेगा 33, क्या बनेगा y इक्वल्स टू हमारा होगा 33, y इक्वल्स टू कितना बनेगा 33, बट ओके, यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू 33 हो गया, x इक्वल्स टू इतना 330 आ गया। तो अब क्या करना है हमें, अब हम कर सकते हैं, हाँ ये दिया है क्वेश्चन में हमें 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई, 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 अपान 330 और 1 अपान 33 प्लस के साथ, तो क्या होगा 33 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 330, तो 10 प्लस 1 अपान में कितने के 330 के, तो इक्वल्स टू 11 अपान 330, तो ये आपका क्या हुआ राइट आंसर हो गया। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना है 11 में, सॉरी 11 तो 1 बटे कितना आ गया 3, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 3 मतलब 30, सॉरी हाँ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.03, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्लस आपने बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स आपने प्रैक्टिस की हो कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके माइंडसेट में आ जाए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहे हैं, मानक रूप के निम्नलिखित द्वारा किया गया है, तो इसको हमें ऑप्शन से ही करना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, आंसर नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 10 है, 9 है, दशमलव को घटाए पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप इसे डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 49। चलिए पहले 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया, 313632 को पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर पावर 4 वेर पी क्यू एंड आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 2r। तो आपको p प्लस क्यू माइनस 2r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हमारी वैल्यू कितनी है, वैल्यू भाई दी है हमें कितना, 31 36 32, कितना 31 36 32। ठीक है, डिवाइड करें अब, चलो इसको हम डिवाइड करते हैं, 31 36 32। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो क्या हुआ, 15, 2 1 9 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 8 16, 2 1 9 2, 2 6 12। ठीक है, फिर अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से फिर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 से डिवाइड करने पे 7 दूनी 14, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 5 2 8 16। ठीक है, 2 से फिर से 2 3 6, 6 दोनों 18, 2 दूनी 4, 0 4। ठीक है, फिर 2 से 2 1 के 2, 2 1 के 2, दोनों 18, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0 2। ठीक है, 2 से फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 18, 2 8 16, 0, फिर 2 1 9 2। ठीक है, अब कितना, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 छंग 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 7 त्रिक 21। फिर 3 से 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 3 8 24, 24 3 27। ठीक है, फिर अब इसको किससे डिवाइड किया जाए, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 11 3 33। ठीक है, यहाँ तक 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करें अगर, 3 एक नम 3, 3 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 11 11 11 हमें 121। 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, तो हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए अब 31 36 31 36 32, 31 36 32 को लिख सकते हैं किस पावर के फॉर्म में कहा गया, पी का स्क्वायर इंटू क्यू का 5 इंटू आर का 4। ठीक है, अब देखो पी भैया, पी का स्क्वायर किसके साथ, 11, पी इक्वल्स टू क्या आएगा, 11 1 2 3 4। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू आर की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4, तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। और क्यू क्यू मतलब 1 2 3 4 5, तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 2, क्यू इक्वल्स टू कितना आया 3, यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है, क्या आएगा 3। ठीक है, तो अब हमें पुट करनी है वैल्यू किसकी, पी प्लस क्यू माइनस 2r। पी की वैल्यू कितनी 11, क्यू की वैल्यू कितनी 2, माइनस 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी बेटा 3, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 11 प्लस 2 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 7। तो हमारा राइट आंसर 7 आया। तो इस ऑप्शन में 7 है, हाँ ये 7 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 50 देखते हैं हम। आपको सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, इसको क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में करेंगे। आज की सेक्शन में बस इतना ही। थैंक यू क्लास, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, आप 100% है, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे।